देख बेटा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुझे पक्का दीप्ति से शादी नहीं करनी? मम्मा, मैं भी आपको 5वीं बार बता रहा हूँ कि हाँ, मुझे दीप्ति से शादी नहीं करनी। दीप्ति तो क्या, मुझे किसी भी शीला, मुन्नी, कमला, विमला किसी से भी शादी नहीं करनी। मैं शादी करूंगा तो अपनी मोहिनी से, बस। पता नहीं क्या काला जादू कर दिया है उस मोहिनी ने तेरे ऊपर। उसके आगे किसी और लड़की की तरफ पलट कर नहीं देखता। दिखने में भी उतनी खास नहीं है, फिर भी ऐसा क्या दिख गया उसके अंदर जो बावला हुआ जा रहा है उसके लिए? तो मम्मी, आपके हिसाब से सिर्फ जो लड़कियां दिखने में खूबसूरत होती है उन्हीं की शादी होनी चाहिए और बाकियों को गंवारा रह जाना चाहिए? और अच्छा दिखने की डेफिनेशन क्या होती है आपके हिसाब से? हर इंसान अपने आप में खूबसूरत ही होता है, बस देखने के नजरिए की बात होती है। शादी मुझे करनी है ना, मुझे पसंद है मोहिनी। मुझे क्या है, अभी तो उसके प्यार से आंखें बंद हो रखी है ना तेरी। कल को जब भी प्यार की पट्टी उतरेगी ना, तब समझ में आएगा कि उस मोहिनी के चक्कर में अप्सरा जैसी सुंदर सुंदर लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया तूने। ये दीप्ति की फोटो तो उठाकर देख ले एक बार, इतनी खूबसूरत है, एक से एक मॉडल फेल है इसके आगे। पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, लंबाई, हर चीज में एवन है। मम्मा, मैंने बोला ना, नहीं करनी मुझे आपकी दीप्ति से शादी। अगर आपको बहू लाने का शौक है तो मोहिनी के पेरेंट्स से बात चलाओ, वरना भूल जाओ इस बात को, मैं शादी नहीं करूंगा। बेटे की जिद के आगे अभिमन्यु की मां को अंत में झुकना पड़ता है और वो मोहिनी से उसकी शादी के लिए तैयार हो जाती है। मम्मी, अब आप हमारी शादी के लिए रेडी हो गई हो तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो, शादी ना लाइफ में एक ही बार होती है, इसलिए मैंने और मोहिनी ने डिसाइड किया है कि हम अपनी शादी का हर फंक्शन एकदम स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। बाद में मन में ये कसक नहीं रहनी चाहिए ना कि हम अपनी शादी में अच्छे से उस मोमेंट को जी नहीं सके। बेटा, शादी तो शादी के तरीके से होगी ना, उसमें अच्छे से अच्छे सेलिब्रेट करने वाली क्या बात होती है? अब जयमाला क्या उसे नाच नाच के पहनाएगा तू? मम्मी, आप ना बस पिछड़े जमाने वाली बातें करती रहती हो। इतनी शादी में जाती हो, देखती नहीं हो आजकल शादियों का ट्रेंड ही चेंज हो गया है। अब आपके जमाने की तरह ढोलक पिटते हुए शादी नहीं होती है। आजकल की शादियां दूल्हा और दुल्हन को ध्यान में रखकर होती हैं। हाँ भाई, हम तो बहुत पुराने जमाने के हो गए। बता दो तुम हमारे जमाने के हिसाब से क्या क्या करना है, बाद में हमें दोष मत देना कि हमने तुम्हें तुम्हारी शादी ही तुम्हारे हिसाब से नहीं करने दी। देखो, शादी के सारे फंक्शन शुरू होने से पहले हम लोग एक प्री मैरिज फोटोशूट के लिए उदयपुर जा रहे हैं। वहां पर हमारा फोटोशूट होगा, उसके बाद आकर शादी की रस्में शुरू करेंगे। बेटा, एक बार शादी हो जाए उसके बाद सारी जिंदगी तुम फोटो खींचते रहना। शादी से पहले ये सारे चौंचले करने का क्या मतलब है? हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान, कर लेने दो बच्चों को उनके मन की। वैसे भी तुम्हारे बोलने से कोई फायदा नहीं है, करना उसे वही है जो उसे पसंद है। क्यों कहकर बच्चों की बुरी बनती हो? अब तो वो समय है कि बच्चों की हाँ में हाँ मिलाओ और सज सवर कर उनके साथ ठुमके लगाओ, तभी एक छत के नीचे गुजारा होगा। अभिमन्यु के पिताजी ने जो कहा वो गलत भी नहीं था। जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जो ताल से ताल मिलाकर नहीं चल सकता उसे समय पीछे छोड़ देता है। 3 दिनों तक उदयपुर में फोटोशूट कराने के बाद अभिमन्यु और मोहिनी वापस अपने शहर लौट आए थे। तब माँ शांति ने बेटे और होने वाली बहू को एक दूसरे के गले में बाहों में बाहें डाले वाले फोटो देखे तो वो सन्न नहीं रह गई थी। सुनते हैं जी, फोटो देखी आपने उनकी? अरे अभी शादी भी नहीं हुई, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? इतना चिपक चिपक के फोटो तो शादी के 30 साल भी हम नहीं खिंचवा पाएंगे। सारी मर्यादा लांग रखी है आजकल के बच्चों ने। भाग्यवान, 10 दिन बाद शादी हो जाएगी दोनों की, उसके बाद एक छत के नीचे ही रहेंगे ना दोनों। तो मैं समझाया तो था, जो हो रहा है होने दो, बस आंख और मुंह बंद करके रखो। हल्दी, मेहंदी, संगीत, सारे फंक्शंस अपने हिसाब से सेलिब्रेट करने के बाद आखिरकार अभिमन्यु और मोहिनी शादी के बंधन में बंध जाते हैं। शादी के 10 दिन बाद सुबह के समय, अभिमन्यु, एक अच्छी सी कॉफी पिला दो ना यार, कॉफी पिए बिना मेरी आंख ही नहीं खुलती। कैसी बातें करती हो तुम? सुबह के 8 बज रहे हैं, 1 घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है हम दोनों को, और तुम बेफिक्र होकर बिस्तर पर पड़ी हुई हो। उठो फटाफट, कॉफी बनाओ और नाश्ता भी। अरे ये क्या बात होती है, कॉफी नाश्ता सब मैं ही बनाऊंगी तो तुम क्या करोगे? मैं तुम्हारे हाथ का गर्मा गर्म नाश्ता खाऊंगा डार्लिंग। चलो उठो, बातें करने में टाइम वेस्ट मत करो। शादी हनीमून सब खत्म हो गया, नॉर्मल लाइफ में वापस आने का समय आ गया। तुम तो अभी से इतने खड़ूस बन के दिखा रहे हो, पता नहीं आगे आगे क्या करोगे। अभिमन्यु तैयार होने के लिए बाथरूम की ओर बढ़ गया था। वहीं मोहिनी भी बेमन से रसोई में पहुंच जाती है। अरे बहू, ये नाइटी पहनकर रसोई में आ गई तुम?
कम से कम कपड़े तो चेंज कर लेती। तुम्हारे पापा जी भी रहते हैं घर में, अच्छा थोड़ी ना लगता है। सासू माँ का इस तरह से टोक देना मोहिनी को काफी अखर गया था। मैं तो ना करी रूम से बाहर आना चाहती थी, लेकिन अभिमन्यु पहले ही बाथरूम में घुसे हुए हैं, इसलिए मुझे बिना नहाए रूम से बाहर आना पड़ा। और वैसे भी आपके बेटे ने ऑर्डर दिया है, जब तक वो तैयार होकर आए मैं चाय नाश्ता बना दूं, फिर उसके बाद मुझे भी तो ऑफिस के लिए तैयार होना है। हाँ तो बेटा, इस बात का ख्याल तो तुम्हें खुद से रखना चाहिए ना। थोड़ा समय से उठोगी तो काम समय से खत्म हो पाएगा। दिखावे के लिए मॉडर्न बनने का नाटक कर रहे थे ये लोग, अंदर से तो अभी भी वही गली सड़ी सोच वाले हैं। चाय नाश्ता सब बहू बनाकर रखिए तब ऑफिस जाए। सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ बहू की, और बेटा उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। टोस्ट और कॉफी बनाने के बाद मोहिनी बाथरूम में जाकर जल्दी जल्दी रेडी होती है और फिर पर्स उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगती है। अरे मोहिनी, नाश्ता तो करती जाओ। सुबह में टाइम लिमिटेड ही होता है ना अभिमन्यु। सुबह 1 घंटे में या तो नाश्ता बना सकती हूँ या खा सकती हूँ। मैंने बना दिया ना, खा लो तुम। कम से कम इतना तो तुम कर ही सकते हो। अभिमन्यु को समझ में आ गया था कि मोहिनी उसे टॉन्ट मार के गई है, लेकिन फिर भी नई नई शादी में वो मोहिनी के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए इस बात को यहीं पर खत्म कर देता है। शाम के समय दोनों ऑफिस से घर लौटते हैं। बेटा मैंने सब्जी काट के रख दी है, आटा भी लगा दिया है, तो कपड़े चेंज कर ले, उसके बाद जल्दी से सब्जी छौंक कर रोटियां बना लेना। वो क्या है ना, अभिमन्यु को थोड़ा जल्दी ही डिनर करने की आदत है। माँ जी, मैं बहुत थक कर आई हूँ, अभी मैंने घर में ठीक से पैर भी नहीं रखा और आप मुझे काम बताने लगी। इतना कहकर मोहिनी अपने कमरे में चली जाती है। मैं ऑफिस से आती थी तो मम्मी चाय का कप लेकर मेरे सामने हाजिर हो जाती थी। वो समझती थी कि मेरी थकान चाय पिए बिना उतरने वाली नहीं है, लेकिन यहाँ तो मेरा घर में स्वागत काम की लिस्ट से हो रहा है। किसी को फर्क नहीं पड़ता कितनी थकी हुई हूं मैं, अभी काम करने की कंडीशन में हूं या नहीं हूं, सबको बस बहू के नाम पर नौकरानी चाहिए। हालांकि मोहिनी को अपने ससुराल में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातें एक एक करके मोहिनी के दिल में कांटे की तरह धंसती जा रही थी। यार मोहिनी, क्या है ये? अपना क्रेडिट कार्ड का बिल देख रही हो? इतना खर्चा 1 महीने में कौन करता है? अभिमन्यु, मैं खुद कमाती हूँ, अब खर्च करने से पहले मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? इसे कंट्रोल करना नहीं, समझाना कहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा तो और कौन बताएगा? तुम मुझसे पूछकर करते हो क्या सारे काम? कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, क्या खरीदते हो, कितनी बार मेरी परमिशन लेते हो? अच्छा, अब मैं तुमसे पूछकर सारे काम करूंगा। तुम बस बातों को खींचकर बहस कर रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, थोड़ी इज्जत दे दोगी तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। हाँ, तो मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ, इज्जत क्या बस पति की होती है? तुम्हें भी इस रिश्ते में मुझे बराबर की इज्जत देनी पड़ेगी, ये बात तुम्हें पता है कि नहीं? मोहिनी की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में कमरे से बाहर निकलकर हॉल में जाकर सो जाता है। अगले दिन बेटा रात को अभी हॉल में सो रहा था, सब ठीक है ना तुम दोनों के बीच? सब ठीक है माँ जी, आप परेशान मत होइए। बेटा कुछ तो बात है, तुम भी परेशान लग रही हो। माँ जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी औरत की होती है? मर्द के हिस्से कोई काम कोई जिम्मेदारी आती ही नहीं। मैं भी तो इंसान हूँ, कभी अपने मायके में किसी काम की जिम्मेदारी नहीं ली मैंने। मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ा कि मैं अपनी सैलरी कहाँ खर्च करती हूँ। जब से शादी हुई है बस अभिमन्यु हर बात के लिए मुझ पर प्रेशर बना रहे। सुबह जल्दी उठने का प्रेशर, खाना बनाने का प्रेशर, घर के काम का प्रेशर, और अब अपने पैसे अपनी मर्जी से खर्च ना करने का प्रेशर। बेटा मैं उसे समझाऊंगी, तू परेशान मत हो। काम के लिए किसी मेड को लगा लेते हैं, तुम्हारी नई शादी हुई है, अभी से इतना प्रेशर मत लो। सास शांति ने घर पर खाना बनाने के लिए मेड लगा ली थी, लेकिन अभिमन्यु को उसके हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए वो अक्सर चिढ़ा चिढ़ा सा रहने लगा था। क्या बात है बेटा, क्यों ऐसे परेशान दिखाई देता है हर समय? तबीयत ठीक है ना? मम्मा आप जानती हो ना, मैं नौकरानी का हाथ का खाना नहीं खा सकता, लेकिन जब से शादी हुई है मुझे बेमन से खाना खाना पड़ रहा है। क्या फायदा ऐसी शादी का कि अपनी पसंद का खाना तक खाने के लिए तरस जाओ? बेटा ऐसा नहीं कहते हैं, उसकी उम्र कम है ना, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। तो काम में मदद कराया करना उसकी। मम्मी मुझसे ये रसोई के काम नहीं होते, आपने भी तो कभी मुझे काम के लिए नहीं कहा। दोनों पति पत्नी के बीच की खींचतान चलते चलते 6 महीने बीत गए थे और फिर एक दिन पता चलता है मोहिनी मां बनने वाली है। कहते हैं आने वाला बच्चा पति पत्नी के बीच की सारी दूरियां खत्म कर देता है। शायद बच्चे के आने के बाद सब पहले की तरह हो जाए। मोहिनी और अभिमन्यु दोनों ही बच्चे के आने की खबर से काफी खुश थे। धीरे धीरे समय बीता और उनका बेटा वीर दुनिया में आ गया। वीर के आने के बाद कुछ दिनों तक तो घर में जश्न का माहौल रहा।
लेकिन धीरे धीरे मोहिनी और अभी की खटपट फिर से शुरू हो गई। बच्चे के आने के बाद तो अब मोहिनी पहले से कई गुना ज्यादा बिजी हो गई थी, इसलिए अब उसने अभिमन्यु की बातों पर ज्यादा गौर करना छोड़ दिया था। 6 महीने के बच्चे को घर पर छोड़कर मोहिनी ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। क्या जरूरत है यार बेबी को छोड़कर ऑफिस जाने की? अब तुम घर पर रहो, मैं कमाऊंगा। घर तो तब भी चली जाएगा ना। बात घर चलाने की नहीं है, मैं कमाती हूँ तब तो तुम मुझसे मेरे छोटे से छोटे खर्च का हिसाब मांग लेते हो। मैं सब कुछ छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगी तब तो तुम मुझे पाई पाई के लिए मोहताज कर दोगे। और वैसे भी बच्चा तो आज नहीं कल बड़ा हो ही जाएगा, उसके लिए मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ना चाहती। यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने तो तुमसे कहा नहीं कि बच्चा होने के बाद तुम नौकरी छोड़कर घर पर बैठकर उसकी देखभाल करो, तो फिर तुम मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए मेरी चीजों की कोई अहमियत ही नहीं है क्या? तुम छोटी सी बात को खींच कर रबड़ की तरह इतना बड़ा क्यों कर देती हो मोहिनी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके लिए तुम्हें इतना आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत पड़े। सीधी सी बात है, बच्चों के लिए माँ की जरूरत होती है, बाप की नहीं। मेरा फर्ज पैसे कमा कर लाना है और तुम्हारा काम है बच्चे की देखभाल करना। अच्छा, और ऐसा कौन सी किताब में लिखा है जनाब कि औरतें सारी जिंदगी घर में बैठकर सिर्फ बच्चा पालेगी और तुम मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए पैसे कमा कर लाओगे और फिर हम औरतों पर उन पैसों का रौब झाड़ोगे? मोहिनी और अभिमन्यु के बीच का झगड़ा कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा था। लड़ाई बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक पहुंच गई थी कि दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था वो दोनों साथ बैठेंगे तो जरूर उनकी बहस हो जाएगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, बच्चा भी 3 साल का हो गया था, लेकिन उन दोनों के बीच के संबंध सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिमन्यु, मैं अपनी मम्मी की यहाँ जा रही हूँ, अब वहीं रहूंगी। वैसे भी इस तरह साथ में रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अपनी मर्जी से जा रही हो, अपनी मर्जी से ही लौट कर आना। इंतजार मत करना कि मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अरे बेटा, क्या कह रहा है तू? तुम दोनों अपने बीच के झगड़े को इतनी हवा क्यों दे रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। याद है कितनी धूमधाम से शादी की थी तुम दोनों ने? तब तो तुम दोनों को एक दूसरे के अलावा दुनिया में कोई नजर ही नहीं आता था, और अब बात बात पर ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करते हो जैसे पति पत्नी ना होकर दुश्मन हो तुम दोनों एक दूसरे के। बचपना था वो माँ, अब सच्चाई का एहसास हो गया है। हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। हम दोनों की 2 पल को भी एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। मैं पूरब हूं तो ये पश्चिम। जब मन अलग हो चुके हैं तो शरीर से भी साथ रहने का कोई खास मतलब नहीं रह जाता। जाने दो उसे। अभिमन्यु और मोहिनी मन ही मन बहुत पहले एक दूसरे से दूरी बना चुके थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे की कमी कुछ खास खल नहीं रही थी। लेकिन शांति और उसके पति, उन दोनों की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। जब से वीर का जन्म हुआ था, शांति और अभिमन्यु के पापा की जिंदगी तो वीर के चारों तरफ ही घूमने लगी थी। वीर की आवाज से उनकी सुबह होती और उसकी आवाज के साथ ही उनकी शाम। मम्मी, क्या बचपना है? दवाइयां लेने क्यों छोड़ दी आपने? आपको डिप्रेशन का मरीज बनना है क्या? क्या हाल बना रखा है आपने अपना? अरे 3-4 साल पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब क्या हम जी नहीं रहे थे? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो आप? जी रहे थे बेटा, हम तो अपनी जिंदगी किसी तरह जी ही रहे थे, लेकिन वीर अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। उसके बिना मैं नहीं जी सकती। हर पल मेरी आंखों के सामने उसका चेहरा नाचता रहता है। तू तो अपनी नौकरी में बिजी रहता है, सवेरे 9 बजे निकल जाता है, रात को कब लौटेगा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो वीर को देखकर ही जीने लगी थी, और तूने मेरा वो सहारा भी छीन लिया। दूसरी तरफ जब से मोहिनी अपने बेटे को लेकर मायके आई थी, वीर का व्यवहार हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता ही जा रहा था। मैडम, आप वीर को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। ये बाकी बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं है, किसी के साथ बातचीत नहीं करता, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, कुछ सीखने की कोशिश भी नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सब कहीं किसी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ तो नहीं इशारा कर रहा। इसलिए बेहतर होगा कि आप समय रहते ही डॉक्टर से मिलकर अपनी कंफ्यूजन को दूर कर लो। जब से वीर अपनी दादी के यहाँ से आया था, हर पल वो बस अपने दादा दादी को याद करता। जब माँ मोहिनी उसे दादा दादी के पास ले जाने के लिए मना करती या गुस्से में डांट देती तो मुन्ना सहम कर बिल्कुल चुप हो जाता, और यही कारण था कि अब धीरे धीरे उसने सबसे बात करना भी छोड़ दिया था। टीचर की बात सुनने के बाद मोहिनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। ये क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने बच्चे को ऐसा भविष्य दूंगी। मेरा बच्चा अपने दादा दादी को देखने के लिए तरस रहा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मोहिनी पति अभिमन्यु को फोन लगाती है और वीर की हालत के बारे में बताती है। वीर की हालत के बारे में सुनकर अभिमन्यु तड़प उठता है। जो हाल वीर का है ना, बिल्कुल वही हाल मम्मी पापा का भी है। खाना पीना छोड़ दिया है दोनों ने, ना वॉक पर जाते हैं ना अपने किसी दोस्त से मिलते हैं। पूरा पूरा दिन कमरा बंद करके बैठे रहते हैं। पूरा घर किसी मुर्दा घर की तरह नजर आने लगा है। ऐसा लगता है तुम क्या चली गई, इस घर की खुशियां ही चली गई। मम्मी पापा वीर के बिना नहीं जी पाएंगे। वीर भी मम्मी और पापा के बिना नहीं रह पाएगा अभिमन्यु। हम दोनों तो अपने आपस के झगड़े में ठीक तरह से वीर को प्यार करना ही भूल गए थे। मम्मी पापा ही तो थे जिन्होंने मुन्नी को संभाला, और हम दोनों ने अपने स्वार्थ में आकर वीर से उसके दादा दादी को भी छीन लिया। उस धन्य से बच्चे की आखिर गलती क्या है? मोहिनी, हम दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसे हम साथ में बैठकर हल कर सकते हैं। अगर अभी हमने कोई बड़ा स्टेप उठा लिया तो फिर सारी उम्र पछताने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। क्या अपने बच्चे और माँ बाप की खातिर हम अपने रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? मैंने सामान पैक कर लिया है, मुझे लेने आ जाओ अभिमन्यु। मेरे बच्चे को उसके दादा दादी की जरूरत है। मुझे समझ में आ गया है कि इस दुनिया में बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे को नॉर्मल करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं सब करूंगी। मुझे माफ कर दो अभिमन्यु। शायद मेरी अकड़ ही हमारे रिश्ते के टूटने का कारण बनी। तुमसे ज्यादा गलतियां मैंने की है मोहिनी। जितने जोर शोर से दुल्हन बनाकर तुम्हें अपने घर ले गया था, तुम्हारे घर आने के बाद मैंने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। सिर्फ अपने बारे में सोचा मैंने, और अपने मेल ईगो के चक्कर में सब कुछ गवा बैठा। अभिमन्यु और मोहिनी ने अपने बच्चे के भविष्य की खातिर एक बार फिर से अपने रिश्ते को मौका देने की ठान ली थी। उनके रिश्ते की काली रात बीत चुकी थी और एक नई सुबह उन दोनों का इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु उसी दिन मोहिनी को वापस अपने घर ले आता है और उसका एक बार फिर से वैसे ही स्वागत करता है जैसे जब वो दुल्हन बनकर आई थी तब किया था, और वादा करता है कि इस बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी जिससे उनके रिश्ते में दरार पड़े। ये कहानी शुरू होती है डॉली के घर से। डॉली एक बहुत ही मस्त मौला औरत थी। मस्त मौला ही नहीं, तेज तर्रार भी। कुछ महीने पहले ही डॉली की सास परलोक सिधारी थी और अब अपने ससुराल की डॉली अकेली मालिक हो गई थी। अब तो भाई हमारी डॉली आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। एक शाम डॉली के घर की किटी पार्टी में उसकी फ्रेंड्स पहुंचती हैं। अरे वाह वाह डॉली, तूने तो अपने ससुराल की काया पलट ही कर दी। तेरी सास के सामने तेरे सर से पल्लू नहीं हटता था और अब साड़ी से सीधा गाउन में। हाँ सो तो है, मस्त मौला थी और मस्त मौला ही रहूंगी। पहले छुप कर और अब खुले में। वैसे सुषमा, अब तो तेरी बहू आ गई है, अब तो तेरा वजन बढ़ जाना चाहिए था। ये उल्टी सीढ़ियां क्यों चढ़ रही है तू? उल्टी क्या, उल्टी सीधी दाई बाई सारी सीढ़ियां चढ़वा रही है सुषमा की बहू से। जब तक सास के पास बहू नहीं आती ना तो उसे लगता है कि बहू आए, उसे काम से छुटकारा मिले, और बहू आकर सारा बोझ सास के सर पर ही डाल देती है। पर इस मामले में तेरा सही है सीता। तेरी बहू तेरे आगे ज्यादा बोल नहीं सकती। बोलेगी भी कैसे? मेरे साथ रहती कौन सा है? तुझे पता नहीं क्या? पिछले महीने मेरे बेटे को लेकर अलग हो गई मेरी बहू। तेरा ठीक है डॉली, पति और बेटा दुकान चले जाते हैं और तू घर पर राज करती है। जब तक तेरा बेटा कमा रहा है ना, आराम से जी ले ये जिंदगी। काहे की जिंदगी, हवा पर जीते हैं क्या दोनों? 3 वक्त का खाना तो मुझे बनाना ही पड़ता है। दाल रोटी 3 वक्त का खाना होता है, ये भी अच्छा ही है। सास से तो बहस कर लेती थी तू, पर बहू से नहीं कर पाएगी। उसके आगे तेरी सारी किट्टी मिट्टी हो जाएगी। सारे पैसे निकाल ले और किट्टी यहीं बंद कर ले। अरे बहू भी आएगी और कोई काम भी नहीं करूंगी मैं, देख लेना तू। जब सास के लिए काम नहीं किया तो बहू के लिए क्या काम करूंगी मैं? फिर आ गई तेरी बहू, इसी अकड़ में रहना। हमारे समाज में लड़कियां बची ही कहाँ हैं, और जो बची है सबकी ख्वाहिशें इतनी हाई क्लास की क्या कहने। फिर तो देख कि कैसे ये डॉली अपने बहू की डोली अपने घर लाती है। अब तो डॉली की इज्जत पर बात आ गई थी, तो वो अपने बेटे के लिए बहू कैसे ना ढूंढती। अगले ही दिन से डॉली के चाल चलन बिल्कुल ही बदल जाते हैं।
सुबह सुबह ही डॉली एक पुरानी डायरी खोलकर बैठ जाती है और उस पर लिखे सभी नंबरों पर एक एक करके कॉल लगाने लगती है। ये क्या कर रही हो मम्मी? अरे तेरे लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ बेटा, क्योंकि तेरे पापा से तो कुछ होगा नहीं। हाँ जी, आज तक सब कुछ आप ही ने तो किया है, मैंने तो इस घर में कभी कुछ किया नहीं। ये भी कर लीजिए आप ही। अरे कर भी लिया, 4-5 घरों में बात भी कर ली है। आते ही होंगे लड़की वाले देखने हमारे बेटे को। शर्मा जी से बात हुई है, वो शाम को हमारे घर आएंगे। तुम दोनों आज 4 बजे दुकान से घर आ जाना। ठीक है, फिर मैं नाश्ता और ठंडा लेकर आ जाऊंगा। क्यों? बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर पर मैं ही बना लूंगी। जो डॉली घर पर एक काम नहीं करना चाहती थी, वो आज मेहमानों के लिए खुद खाना बनाने जा रही थी। और डॉली सिर्फ ऐसा कहती ही नहीं है, वो सुबह से ही शाम को आने वाले मेहमानों के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। और जैसे ही घड़ी में 4 बजने वाले होते हैं, हाथ में झाड़ू लेकर डॉली अपने घर पर झाड़ू लगाना शुरू कर देती है। और उसी वक्त घर पर पहुंचते हैं बिन्नी, महेश और रेखा। विकास का घर यही है क्या? जी, मैं विकास की माँ। आप लोग रुचि के घर से होंगे, आइए आइए। ये झाड़ू पोछा आप ही करती हैं विकास की मम्मी? हाँ जी, तो और कौन करेगा। मेरे हस्बैंड तो बार बार घर पर काम वाली रखवा देते हैं और मुझे आराम करने को कहते हैं, पर भाई मुझसे आराम नहीं होता। मैं ना 10 मिनट भी आराम के नाम पर बैठ जाऊं तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मुझे ना आराम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो 2-4 और लोगों का काम करके चलने वाली औरत हूँ जी। तभी विकास और राकेश घर आते हैं और डॉली के हाथ में झाड़ू देखकर उसका सारा ड्रामा समझ जाते हैं। लीजिए, ये दोनों भी आ गए। आप सब बातें कीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ये बुढ़िया तो एकदम टंच लगती है भाभी, देखो कैसे झाड़ू लगा रही है। इतने बड़े घर में एक नौकर नहीं, पूरे घर की साफ सफाई अकेले कर लेती है। अगर हमारी रुचि इस घर में आएगी ना, तो उससे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तभी अपने हाथों से बनाया खाना लेकर डॉली बाहर आती है। इतना सब किसने बनाया विकास की मम्मी? अरे इतना सब कहाँ है बहन जी, 2-4 चीजें तो है। मुझे तो प्लेट में कम से कम 6 सब्जी रखने की आदत है, पर आप लोग आने वाले थे, बहुत सारा काम पड़ा था, तो हड़बड़ी में ये 8-10 डिशेस ही हो पाई मुझसे। इतना सब करने की क्या जरूरत थी बहन जी, आप बाहर से कुछ मंगवा लेती। नहीं, मैं बाहर का नहीं खाती। मेरे घर पर बाहर का बस विकास ही खाता है। मैं खुद नहीं खाती, पर किसी को नहीं रोकती। अब मेरी बहू आएगी तो मेरा बेटा और मेरी बहू रेस्टोरेंट जाएंगे, तो मुझे बुरा लगेगा क्या? आज जब लड़की के घर वाले आने वाले थे तो वो लोग मेरी उम्र के ही होने थे, और हम लोगों को कहाँ बचता है बाहर का खाना बहन जी। मानना पड़ेगा बहन जी आपके हाथ के खाने को। मुझे तो ये खाना ना बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला खाना लग रहा है। मुझे तो नई नई डिशेस बनाने का बड़ा शौक है। मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मेरी बहू आए और मैं उसे बिठाकर दिन भर अलग अलग डिशेस खिलाती रहूं। कभी दूध रोटी, कभी दाल रोटी, सब्जी के नाम पर तो कभी तेरी माँ ने कुछ बनाया ही नहीं, और देख कितना फेंक रही है। बाप रे, कितना फेंक रही है। आपका बेटा है 30 साल का, उस हिसाब से आप 55 की हूँ मैं। बच्ची लग रही हूँ क्या आपको? इस उम्र में भी कितनी तराहट है इसके शरीर में, इतना सारा खाना बना लिया, कपड़े भी मॉडर्न पहनती है। इसके रहते हमारी रुचि को किसी बात की टेंशन नहीं होगी। मुझे तो ये घर ठीक लग रहा है, सोचिए मत जी, हाँ कर दीजिए। और डॉली के दिखावे के आगे रुचि के घर वाले माथा टेक देते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं, और बहू बनकर रुचि आ जाती है अपने ससुराल। शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी रुचि अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है। कल ही तेरी शादी हुई है, तुझे अपने ससुराल का काम नहीं करना क्या, जो तूने सुबह सुबह मुझे फोन मिला दिया। बेकार में तेरी सास तुझसे लड़ने आ जाएगी। कोई ऐसा वैसा घर ढूंढ कर नहीं दिया है पापा ने मुझे। मेरी सास तो ऐसी है कि खुद 10 काम करके चलती है, मुझे कुछ भी नहीं करना। इस घर में मुझे किसी बात की टेंशन नहीं, बस खाओ पियो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और सो। काफी लंबा हाथ मारा है रुचि तूने। चल सही है, मैं फोन रखती हूँ, वरना यहाँ मेरी सास मुझे घर से निकालने लगेगी। थोड़ी देर बाद रुचि अपने कमरे से बाहर आती है और उसे देखते ही सोफे के नीचे झाड़ू लगा रही डॉली चीखती है।
मेरी कमर। अपनी सास को दर्द में कराहता देखकर रुचि घबरा जाती है। बहू तू झाड़ू पकड़, हाँ ये काम पूरा कर, मैं खुद को संभाल लूंगी। और बस यहाँ डॉली अपनी बहू को झाड़ू पकड़ाती है और यहीं से शुरू होता है डॉली का असली खेल। अब आ गई बहू, अब क्या झाड़ू क्या पोछा। अपने हॉल में झाड़ू मारकर रुचि अपनी सास के पास आती है। हो गया मम्मी जी, कर दिया मैंने झाड़ू। आपकी तो कमर में मोच आ गई है ना, तो दोपहर का खाना बाहर से मंगवा ले। अरे बाहर का खाना तो मुझे पचता नहीं है बहू, आज भर तू देख ले, उसके बाद तो मैं हूँ ही। देखना आज वैसे भी ससुराल में तेरा पहला दिन है, कितना शौक था मुझे कि तुझे ये बनाकर खिलाऊंगी वो बनाकर खिलाऊंगी। अब पिज्ज़ा भी बनाना सीख लिया था मैंने। हाय देख क्या हो गया है। ये सब आप जानबूझकर थोड़ी ना कर रही है मम्मी जी। अब कोई बात नहीं, मैं करूँगी ना काम। मैं अभी खाना बनाकर तैयार करती हूँ। हाँ, एक अच्छी बहू की तरह रुचि 4-5 सब्जियां बनाती है, पूरी खीर बनाती है और रसोई तैयार करके बाहर सभी को परोसती है। आखिरी बार माँ के हाथों से इतना खाना खाया था और अब बहू के हाथ का खाना मिल रहा है। मैं समझी नहीं पापा जी। तू ना इनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर, ये तो कुछ भी बोलते हैं। हाँ, खाना वाकई में बहुत अच्छा बनाया है रुचि। वैसे ना इतनी सारी सब्जियां बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम इतने भी शौकीन नहीं है, एक सब्जी बहुत होती है। और इस तरह पहले दिन घर का सारा काम अपने कमर दर्द के बहाने डॉली अपनी बहू से करवा लेती है। पर इतनी जल्दी डॉली अपना राज तो खोल नहीं सकती थी, इसलिए एक अच्छी सास की तरह वो सवेरे सवेरे अपनी बहू के पास चाय लेकर जाती है। इत्तेफाक से रुचि अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कैसी है अब आपकी कमर समधन जी? बस आपकी कृपा से एक नंबर है। देखिए तभी तो चाय लेकर आ रही हूँ। फोन मुझे पकड़ा, तू चाय पी ले पहले बेटा, और नींद पूरी करनी हो तो कुछ देर और सो जा मेरे बच्चे। नजर ना लगे सास बहू की जोड़ी को। बहुत अच्छे भाग्य है मेरी बेटी के डोली जी, जो उसे आप जैसी सास मिली। बिस्तर पर चाय पकड़ा रही है, वरना कौन सास अपनी बहू की इतनी खातिर करती है। अरे किसने कहा कि रुचि मेरी बहू है? बेटी है बेटी मेरी। डॉली रुचि को चाय तो पिला देती है, पर अभी चाय के बदले वो पूरा दिन उससे काम कराने वाली थी। नाश्ते की तैयारी करने डॉली रसोई में जाती है और कढ़ाई में तेल डालती है। 10 मिनट बाद सर पकड़कर वो रसोई से बाहर। अरे बहू, तेरे पास डिस्प्रिन होगी क्या? मेरा सर फटा जा रहा है, लगता है तेल की गंध मेरे सर पर चढ़ गई। अच्छा तू छोड़, मैं देखती हूँ, गैस भी ऑन रह गया होगा। तू जा बेटा, सब्जी देख ले जरा। सर दर्द का बहाना बनाकर डॉली जी कमरे में जाकर आराम से सो जाती है और बेचारी रुचि दिन भर अपनी सास की सेवा में लगी रहती है। बस इसी तरह कभी कोई बहाना करके डॉली एक दिन भी रसोई नहीं संभालती। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। दिन भर किचन का काम करके रुचि अपने कमरे में लेटती है कि उसके फोन में प्रिया का कॉल आता है। थकी आवाज में रुचि कहती है, बोल यार। अरे तुझे क्या हो गया? थकना तो मुझे चाहिए, दिन भर काम करती हूँ मैं। तेरा क्या है? तेरा तो सारा काम तेरी सास कर देती है। न जाने क्या किस्मत है मेरी, जिस दिन से मैं आई हूँ ना, हर रोज मेरी सास को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कभी कोई मेहमान आ जाता है तो कभी उनके सर में दर्द हो जाता है, कभी वो फिसल जाती है। 1 महीने से सारा काम मैं ही तो कर रही हूँ। 1 महीने से? और वो भी इतनी अच्छी सास बनने का दिखावा करने के बाद? तुझे समझ में नहीं आ रहा या तू समझना नहीं चाहती? ये सब ना तेरी सास का ड्रामा है, ड्रामा। और इसी तरह तू उनकी बातों में आती रहेगी तो तेरी सारी जिंदगी अब रसोई में जाएगी। तो मैं अब क्या करूं? अगर मम्मी जी मेरे साथ धोखा कर रही हैं तो मुझे ये बात अपने मायके में बतानी होगी। अरे भाई, मेरी इस घर में शादी करने का फैसला भी तो मम्मी पापा ने लिया था, अब वही करे इस प्रॉब्लम का सलूशन। बेचारी रुचि अपने मायके में कॉल लगाती है। कैसे घर में शादी कर दी मम्मी तुमने मेरी? तुमने तो कहा था यहाँ तुम्हारी सास सारा काम कर लेगी, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा।
पर यहाँ मैं जिस दिन से आई हूँ कपड़ा, बर्तन, झाड़ू, पोछा सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मेरी सास काम वाली को भी नहीं रख रही। झूठ मत बोल बेटा, झूठ मत बोल। भगवान से तो डर। मैंने सामने देखा है कैसे तेरी सास तुझे बिस्तर पर चाय पकड़ाती है। क्या बात हुई बता? दामाद जी से कोई बोलचाल हो गई है क्या, जो तू बिल सास पर फाड़ रही है? पति पत्नी में हो जाता है बेटा, तू माफी मांग ले। हाँ, माफी मांगने से तू छोटी नहीं हो जाएगी। और हाँ बेटा, इस तरह छोटी छोटी बात पर बार बार माँ के फोन मत किया कर। ससुराल वाले क्या समझेंगे? यही शिक्षा दी है हमने तुझे। हाँ, एक तो तेरे ससुराल वाले तुझसे तिनका तक नहीं उठवाते, थोड़ा तो बर्दाश्त कर ले बेटा। और इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद रुचि क्या ही कहती, वो फोन रख देती है। प्रिया सही कह रही थी, यानी ये सारा किया धरा मेरी सास का ही था। इतना अच्छा इमेज बनाया उन्होंने मेरे मायके वालों के सामने कि अब वो मेरी सुन ही नहीं रहे। पर अब और नहीं मम्मी जी, अगर आप डाल डाल तो मैं पात पात। मुझे भी ऐसा ही घर चाहिए था जहां मुझे काम ना करना पड़े। काम से बचने के लिए आपने इतना ड्रामा किया, तो उसी काम से बचने के लिए मैं भी थोड़ा ड्रामा कर लेती हूँ। अगली सुबह रुचि अपना सर पकड़े कमरे से बाहर आती है। दर्द से सर फटा जा रहा है मम्मी जी, एक कप चाय पिला दीजिए। जाओ डॉली, चाय बना दो, बेचारी बहू के सर में दर्द हो रहा है। ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर को बुला दो क्या बेटा? नहीं नहीं पापा जी, मम्मी जी के हाथों की चाय पीने से दर्द में आराम हो जाएगा, फिक्र मत कीजिए। डॉली अपनी बहू के लिए चाय बना कर लाती है। ले बहू, चाय पी ले। उसके बाद मैंने तो सोचा था मैं नाश्ता बना लूंगी मम्मी जी, पर वो क्या है ना, देखिए तो मेरी हथेली को क्या हो गया है। मेरी हथेली से स्किन उतर रही है। अगर उसी में मैं रोटी बनाऊंगी और खाने में मेरे हाथों की स्किन गिर गई तो? आपको तो 4-4 वैरायटी की सब्जियां खाने की आदत है ना। बोलते हुए तो बहुत बुरा लग रहा है मम्मी जी, पर आज ना आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, आज भर की तो बात है। देख रहा है बेटा, लगता है बहू को सब समझ में आ गया है। अब तो तेरी माँ के छक्के छुटेंगे। मैं तो बहू पर बोली लगाने वाला हूँ। तू बता, तू किस पर लगाएगा, अपनी माँ पर या अपनी बीवी पर? रुचि के साथ भी बड़ा अन्याय हुआ है पापा। बेचारी क्या सोचकर इस घर में आई थी और क्या मिला उसे। इस बार तो मैं भी अपनी बीवी पर ही लगाऊंगा। मैं भी अपनी बहू पर ही। इसी तरह हाथों से स्किन उतरने का बहाना कर रुचि 7 दिन टाल देती है। 8वीं सुबह डॉली पहले अपनी बहू के कमरे में आ जाती है और कहती है, अरे बहू, इस बार की किट्टी मेरे घर पर होने वाली है। मेरी सारी सहेली आ रही है और सबने जिद कर रखी है कि खाना तो तेरे हाथ का ही खाएंगी। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत है मम्मी जी, आने दीजिए सबको। और जैसे ही डॉली की सहेलियां किट्टी पार्टी के लिए आती है, रुचि भागते हुए उनके गले लग जाती है, मानो कि वो डॉली की नहीं रुचि की सहेलियां हो। अरे सुषमा आंटी, कैसी हैं आप? सीता आंटी, ये झुमके कहाँ से लिए आपने? आइए आइए, बैठिए बैठिए। धीरे से कोने में जाकर रुचि अपनी सास के कान में कहती है, मम्मी जी, आपकी सारी सहेलियां मुझसे बात कर रही हैं। अगर अब बीच में उठकर मैं किचन में जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक काम कीजिए ना, आप ही जाकर आज चाय नाश्ता देख लीजिए। डॉली तो किनारे बैठी रह जाती है और रुचि ठहाके मार मार कर डॉली के बदले किटी पार्टी भी कर लेती है और नाश्ता भी एंजॉय कर लेती है। मानना पड़ेगा डॉली, तू भी एक नंबर बहू लाई है। आखिर इसने तुझे लोहे के चने चब्बा ही दिए। बहुत बोलती थी तू। नहीं नहीं आंटी जी, ये आपने गलत कह दिया। घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और मैं ही करूँगी। वो तो क्या है, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है ना, इसलिए मम्मी जी ने कहा था कि आज उनके बदले मैं किटी पार्टी कर लूँ, इसी बहाने मैं एंजॉय कर लूँगी। और ये बात कहकर रुचि डॉली की सहेलियों के सामने उसकी इज्जत पे रख लेती है। डॉली भी कम समझदार नहीं थी, वो सारा खेल समझ जाती है। सभी के जाने के बाद, काम से तुम भी बचना चाहती हो और मैं भी बचना चाहती हूँ, तो फिर एक काम करते हैं, एक काम वाली रख लेते हैं। गले लग जाओ फिर मम्मी जी। और इस तरह सास बहू की ये जोड़ी जम जाती है। नीता और सुनीता देवरानी जिठानी थी। नीता जो कि जिठानी थी, उसके 2 बच्चे थे और सुनीता की एक बेटी थी। नीता का पति नीलेश एक दुकान चलाता था
और सुनीता का पति सोमेश एक कंपनी में काम किया करता था। सास, ससुर, देवरानी, जेठानी, पति और बच्चों सहित ये एक बड़ा लेकिन सुखी परिवार था। लेकिन कहते हैं ना भैया, सुखी परिवार के सुखों को नजर बहुत जल्दी लग जाया करती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि इस बड़े परिवार के पड़ोस में एक छोटा परिवार रहने आ गया और फिर इनके परिवार को पड़ोस की गाड़ी की नजर लगी। क्या हुआ, नहीं समझे? ताई, अभी आपको समझाते हैं। अरे बहन जी, इतनी धूप में कहाँ जा रही हैं आप? सूरज बिल्कुल सर पर चमक रहा है, बीमार हो जाएंगी। अरे वो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया है ना, उन्हें ही लेने जा रही हूँ। अच्छा, लगता है आप रिक्शा से लेकर आती है बच्चों को। ना बाबा ना, मैं तो इतनी धूप में बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो बच्चों की छुट्टी होने के 5 मिनट पहले निकलती हूँ और 15 मिनट में गाड़ी से उन्हें लेकर आ भी जाती हूँ। रिक्शा से कम आधा घंटा लग जाता होगा ना आने जाने में। आधे घंटे से भी ज्यादा लग जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है ना। अरे तो कहो ना भाई साहब से कि एक गाड़ी खरीद ले। आजकल ऐसा कौन है जिसके पास गाड़ी ना हो। और देखो, गाड़ी ना आज के समय में ज़रूरत हो गई है। हाँ, ठीक कहती हो। अच्छा, मैं चलती हूँ, लेट हो जाएगा। अगले दिन। सुनते हो, अब बस बहुत हो गया। आखिर कब तक हम बस और रिक्शा में सफर करते रहेंगे? अरे एक दिन दोपहर के 2 बजे तपती धूप में रिक्शा में बैठकर तो देखिए। रिक्शा में बैठकर कैसा लगता है आपको पता चल जाएगा। आपका क्या है, सुबह सुबह ऑफिस पहुंच जाओ और दिन भर एसी की ठंडी हवा खाओ। हाँ पापा, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें भी रिक्शा में बैठने में बहुत शर्म आती है। आप ले लो ना एक गाड़ी। हाँ, गाड़ी तो 20 रुपए किलो सब्जी मंडी में बिक रही है ना, 2-4 किलो खरीद कर तुम लोगों को दे दूंगा। बेटा, गाड़ी पड़ोसियों की टशन नहीं, अपना बजट देखकर खरीदी जाती है। 8-10 लाख रुपए मेरे पास तो है नहीं, जिसके पास हो वो खरीद ले। अरे ठीक ही तो कह रही हैं भाभी, सारी दुनिया ऊपर उठ रही है और एक हम है 10 साल से जस के तस बने हुए हैं। थक गई हूँ मैं भी मिसेस वर्मा के ताने सुन सुनकर। किट्टी में जाओ तो एक बात के बीच में वो 10 बार गाड़ी का नाम लेती है। मुझे क्या समझ में नहीं आता, आखिर वो गाड़ी गाड़ी कहकर किससे सुनाती है। हमारे पास गाड़ी नहीं है ना, बस मेरी कमजोर नस मिल गई है उनको, उसे दबा दबा कर मेरे दर्द का पूरा मजा उठाती हैं वो। अब बहुत हो गया, मैंने भी सोच लिया है, अब चाहे जो हो गाड़ी तो हम लेकर रहेंगे। आई बड़ी, बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे अकाउंट में 8-10 लाख यूं ही पड़े हुए हैं। सिर्फ हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर गाड़ी खरीदनी है तो सबसे पहले अपने पास पैसे होने चाहिए। पैसा है किसी के पास? नहीं ना, तो बस बात खत्म। क्या पप्पा, सारी दुनिया लोन लेकर कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम हमेशा ऐसे ही रह जाएंगे क्या? आप भी लोन ले लो ना। मेरा फ्रेंड है ना जीतू, उसके पापा ने भी लोन लेकर कार खरीदी। अब वो रोज कार से स्कूल आता है और मुझे ठेंगा दिखा कर जाता है। बेटा, लोन सिर्फ लेने के लिए नहीं होता, उसको चुकाना भी पड़ता है। लोन की ईएमआई कैसे चुकाएंगे, कोई बताएगा क्या? देखो, आप इस तरह सोचेंगे ना तो हम कभी जीवन में आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। अरे आप एक बार लोन निकालिए तो सही, ईएमआई भी अपने आप चुकता हो ही जाएगी। अरे महारानी, तुम्हारे कहने से ये ईएमआई चुकता नहीं होती। ईएमआई अगर समय पर ना भरो तो बैंक डिफॉल्टर करार दे देती है। जीवन भर के लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे हम लोग। तुम लोगों को कुछ समझ में भी आता है कि बस घर में बैठकर हाय गाड़ी चिल्ला रही हो? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग अपना महीने का बजट थोड़ा सा कट कर दे, जिससे ईएमआई के पैसे निकल आए। अच्छा, और बजट कट कैसे करोगी तुम? बजट तो अपने हाथ में होता है ना सोमेश। अरे मैं गृहिणी हूँ, गृहिणी की ताकत को तुम कम मत समझना। तुम्हारी जैसी गृहिणियों की ताकत के कारण ना बहुत सारे लोग बैंक से कर्जा उठा लेते हैं। पहले तुम 6 महीना बजट कट करके दिखाओ, ईएमआई के पैसे अपने बैंक में जमा करके दिखाओ। अगर 6 महीने तुम्हारे बैंक में ईएमआई के पैसे मुझे मिल गए ना, तो 7वें महीने गाड़ी मैं खरीद कर दूंगा तुम्हें। सोच लो, अगर अपनी बात से फिर गए तो? अरे बाबा, तुम ईएमआई के पैसे बचा कर तो दिखाओ। मुझे गाड़ी खरीदने में कोई समस्या नहीं है। क्यों भैया, मैंने कुछ गलत कहा? अरे नहीं, अगर ये लोग गाड़ी की ईएमआई का पैसा घर खर्च से निकाल सकती हैं तो हमें गाड़ी खरीदने में भला क्या दिक्कत होगी। मैं भी खुशी खुशी गाड़ी खरीदने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक्स्ट्रा बर्डन लेने की मुझ में ताकत नहीं है। अरे भाभी बोलिए ना,
हम दोनों मिलकर चाहे तो महीने का बजट आराम से कट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो सुनीता, हम दोनों बजट में से ही पैसा बचाकर ईएमआई का इंतजाम कर लेंगे। आप लोग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे सबके सामने हमने कह तो दिया कि हम बजट कट कर देंगे, लेकिन बजट में कट क्या करेंगे? सबको भरपेट खाना देने का इरादा नहीं है क्या? अरे दीदी आप बस देखते जाओ, मैंने सारा प्लान सोच लिया है। देखिए हमारे घर में रोजाना 4 लीटर दूध आता है, आज से बस 2 लीटर दूध ही आएगा, उसमें 2 लीटर पानी मिला लेंगे हम। अब इस 4 लीटर दूध से आराम से सारा काम हो जाएगा। क्या? पानी मिला दूध? अरे बच्चे भी दूध पीते हैं, फिर ऐसे कैसे? अरे भाभी, बिन पानी का दूध पीकर कौन सा हमारे बच्चों की सेहत बनी हुई है? पहले से सूखे पापड़ी तो दिखते हैं। हाँ रे, बात तो तेरी ठीक ही है। वैसे भी 2 लीटर दूध की बचत ही हो जाएगी। हम लोग 3 बच्चों का मिलाकर हर महीने 6,000 ट्यूशन फीस भरते हैं। अगर हम बच्चों की ट्यूशन छुड़ा देना तो 6,000 की सीधी बचत हमारे हाथ में आ जाएगी। अरे लेकिन बच्चों का ट्यूशन छुड़ा दोगी तो वो पढ़ेंगे कैसे? क्या भाभी, जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ते वो पढ़ाई नहीं करते क्या? इन तीनों बच्चों को समझा दो कि अगर गाड़ी चाहिए ना तो खुद से पढ़ाई करना शुरू कर दे, वरना गाड़ी का सपना भूल जाए। बात तुम्हारी ठीक है, ट्यूशन लगाकर भी उनके नंबर में कोई खास अंतर तो आ नहीं रहा। छुड़वा देते इनका ट्यूशन, कुछ देर हम लोग ही देख लिया करेंगे और क्या। ट्यूशन के अलावा मैंने सोचा है कि इन तीनों की ताइक्वांडो क्लासेस भी बंद करवा देते हैं। अरे महीने का 10,000 इनके ताइक्वांडो में खर्च हो जाता है, फिर भी पड़ोस वाले गुप्ता का लड़का कूट कर चला जाता है इन लोगों को, और ये आपस में ही ताइक्वांडो दिखाते रहते हैं। सही बात है, जो ताइक्वांडो मोहल्ले में रहने वाले उस छुटकी से लड़के से इनकी रक्षा नहीं कर सकता, उसे सीख कर भी क्या फायदा, छुड़वा ही देते हैं। ठीक है, ताइक्वांडो का खर्चा भी कम हो गया। और कोई खर्च हम कम कर सकते हैं क्या? भाभी, दाल और सब्जी का खर्चा भी ना बड़े आराम से कम हो सकता है। अरे क्या जरूरत है इतनी गाढ़ी दाल बनाने की, अब से ना बिल्कुल पतली दाल बनेगी। इतनी महंगी सब्जियां हो रही हैं, सब्जियों का बजट भी कम कर दो। 250 ग्राम सब्जी और आधा किलो आलू डालो तो सब्जियों का बजट अपने आप कम हो जाएगा। अरे वाह सुनीता, तुमने तो बड़ी आसानी से 25,000 बचा दिए। मुझे लगता है इतने पैसों में तो गाड़ी की ईएमआई निकल ही आएगी। लेकिन 1 महीना बचाने से कुछ नहीं होगा, हमें 6 महीने तक ये पैसे बचा कर दिखाने होंगे, तभी ये दोनों भाई गाड़ी खरीदने के लिए तैयार होंगे। जैसा नीता और सुनीता ने तय किया था, अगले ही दिन से वो दोनों बजट में कटौती करना शुरू कर देती हैं। मम्मी जल्दी करो, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, हम ट्यूशन के लिए लेट हो जाएंगे। अरे कोई लेट नहीं हो रहा, तुम तीनों की ट्यूशन क्लासेस बंद करवा दी है हमने। लेकिन क्यों? ट्यूशन बंद कर दोगे तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? बेटा, स्कूल में मैडम पढ़ाई कराती है ना, जो भी डाउट हो अपने स्कूल टीचर से पूछ लिया करो। गाड़ी में बैठना है ना मेरी राजकुमारी को? बैठना है मम्मी। हाँ तो बेटा आज से सेल्फ स्टडी की आदत डाल लो, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। गाड़ी में बैठने के लालच में तीनों बच्चे खुशी खुशी अपनी ट्यूशन और ताइक्वांडो क्लासेस का बलिदान दे देते हैं। बच्चे तो खुशी खुशी ट्यूशन और ताइक्वांडो छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बच्चों को घर में बिठाने के बहुत सारे साइड इफेक्ट होने वाले थे, उसके बारे में अभी तक नीता और सुनीता ने सोचा भी नहीं था। दोपहर के 3 बजे। अरे बहू, तुम दोनों को पता है ना, मुझे रात में ठीक तरह से नींद नहीं आती। दोपहर के समय जरा सी आंख बंद की थी, लेकिन तुम्हारी ये वानर से ना आंख बंद होने दे तब ना शोर मचा मचा कर पूरा घर सर पर उठा रखा है तीनों ने। माँ जी, बच्चे हैं, घर पर रहेंगे तो थोड़ा तो शोर शराबा करेंगे ही ना। तो आज ट्यूशन क्यों नहीं भेजा तुमने? आपको पता है माँ जी, गाड़ी खरीदने के लिए बजट में कटौती चल रही है, बस इसीलिए हम दोनों ने इनके ट्यूशन क्लासेस बंद करवा दिए हैं। अब स्कूल से आने के बाद ये लोग पूरा समय घर पर ही रहने वाले हैं। अब छोटे बच्चों को कितनी देर कोई बांध कर रख सकता है, खेलने दीजिए ना। अरे भाड़ में गया तुम्हारा बजट, पूरा दिन शोर मचाएंगे ये लोग, मुझसे इतना शोर बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा करो, इन्हें बाहर खेलने के लिए भेज दो, कह दो घर में शोर ना मचाए। सास के कहने पर नीता और सुनीता तीनों बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए भेज देती हैं। दोपहर के 3 से लेकर शाम के 6 बजे तक खेलने के बाद बच्चे घर आकर धमा चौकड़ी मचा रहे थे। रात को 8 बजे खाना लग गया है माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बहू, ये कैसी सब्जी बनाई है तूने? गोभी आलू की सब्जी में गोभी तो नजर ही नहीं आ रही, आलू ही आलू दिखाई दे रहे हैं बस।
ऐसा तो कुछ भी नहीं है मम्मी जी, खाना तो बहुत ही टेस्टी बना है। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मैंने और भाभी ने डिसाइड किया है कि हमें थोड़ा सा हाथ खींचकर महीने का बजट चलाना चाहिए। अब तो घर में यही नियम बन गया था। एक वक्त घर में रोजाना पानी जैसी दाल बनती और दूसरे वक्त बनती सब्जी कम आलू ज्यादा वाली तरकारी। घी ये कहकर बंद कर दिया था कि घी खाने से कौन से फायदे होते हैं, भाई बीमारियां ही बढ़ती हैं। कुल मिलाकर नीता और सुनीता हर वो जतन कर रही थी जिससे कि घर में 4 पैसे बचाए जा सके। अरे माँ जी, ये चाय के समय आप कहाँ जा रही है? चाय बनकर तैयार है, चाय पीकर तो जाइए। अरे मुझे नहीं पीनी तेरी ये पानी जैसी दूध की चाय, तू ही पी ले। मैं तो अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसी के यहाँ जाकर आधा कप चाय पी लूंगी। कम से कम ढंग की चाय तो नसीब होगी। मम्मी आज कुछ बाहर से मंगवा लो ना, बहुत दिन से बाहर का कुछ नहीं खाया। अरे बेटा, हम यहाँ 1-1 पैसे की बचत कर रहे हैं और तू सीधा 2-3 हजार एक साथ ठिकाने लगाने की बात कर रही है। गाड़ी में नहीं बैठना क्या? देख, जब गाड़ी आएगी ना तो हम सब उसमें बैठकर आराम से बाहर होटल में खाना खाने चलेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी। नीता और सुनीता को बजट की डोर खींचे हुए लगभग 3 महीने होने को आए थे। पिछले 3 महीने से ट्यूशन बंद होने के बाद मुश्किल से ही उन्होंने कभी किताब खोलकर कुछ पढ़ा था। इसी बीच बच्चों की यूनिट टेस्ट पढ़ते हैं, जिनके खत्म होने के बाद स्कूल से पीटीएम का नोटिस आता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अचानक से तीनों बच्चों को क्या हो गया है? उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नीचे आ गई है। अरे ऐसा क्या हो गया है कि आजकल ये बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं? आप चिंता मत करिए मैम, आपको आगे से शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। गलती शायद हमारी है, हम बच्चों पर थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं, लेकिन अब से ना हम बच्चों पर पूरा ध्यान देंगे। अगले यूनिट टेस्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव जरूर होगी। पीटीएम में हुई बातों के कारण नीता और सुनीता का मूड थोड़ा अपसेट हो गया था। ठीक ही तो कहा था टीचर ने। पिछले 3 महीने से स्कूल से आने के बाद वो तीनों पूरा दिन सिर्फ खेल ही तो रहे थे। बड़ी मुश्किल से डांट डपटने के बाद वो कुछ देर के लिए किताब लेकर बैठते भी तो किसी तरह सिर्फ होमवर्क कंप्लीट करते और फिर से या तो आपस में खेलने लगते या फिर झगड़ने। घर पहुंचकर, अरे माँ जी, क्या हो गया आपको? ऐसे जमीन पर क्यों बैठी हैं? अरे बहू क्या बताऊं, आज तो मेरे जोड़ों में इतना दर्द है कि मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। तू मुझे डॉक्टर के पास ले चल बेटा, ऐसा लग रहा है कि ये हड्डियां चटक जाएगी जैसे। सास की बात सुनकर नीता और सुनीता भागते हुए उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती हैं। अरे माताजी, ऐसा क्या खा लिया आपने जो आपका यूरिक एसिड इतना ऊपर पहुंच गया? प्रोटीन वाली चीजों से आपको बहुत दूर रहना है। हरी सब्जियां और ताजे फल खाइए। डॉक्टर साहब, हमारे घर में तो कुछ ज्यादा तला भुना बनता भी नहीं है। हमारे यहाँ तो नियम से दाल और सब्जियां ही बनती है। अरे तो दाल से ही तो इनको समस्या है। इन्हें दाल बिल्कुल मत दीजिए, उसकी जगह हरी पत्तेदार और ताज़ी सब्जियां खिलाइए। आलू, चावल और मसालेदार भोजन से दूर रखिए। अरे डॉक्टर साहब, जो चीज़ आपने नहीं खाने को बताई है ना, पिछले 3 महीने से दिन रात वही खा रही हूँ। फल तो घर में आते ही नहीं। हमारे यहाँ सब्जियों में सब्जी तो सिर्फ नाम के लिए डलती है, बाकी सिर्फ आलू ही आलू होता है उसमें, और दूसरे वक्त के खाने में सिर्फ दाल और चावल होता है। और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे पानी मिला दूध पी रहे हैं। आप ही बताइए, क्या ये सब सही है? देखिए, मैं नहीं जानता कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप इस तरह का भोजन खा रहे हैं, लेकिन बस इतना ही कहूँगा कि अगर दूध खरीदने में कोई समस्या है तो आप कम दूध पिलाएं, वो ठीक है, लेकिन पानी मिला दूध पिलाने की तो कोई भी डॉक्टर आपको सलाह नहीं देगा। घर पहुंचने पर, क्या हुआ मम्मा, आप लोग कहाँ चले गए थे? तुम्हारी दादी की तबीयत खराब थी ना बेटा, उन्हें लेकर डॉक्टर के पास गए थे। मम्मा, मुझे भी तो 2 हफ्ते से खांसी जुकाम है, मुझे भी डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं ले गए, फिर दादी को क्यों लेकर गए? अरे बेटा, खांसी जुकाम तो तुम्हें रोज ही हो जाता है, कितने डॉक्टर को दिखाएंगे हैं? मैं तो तंग आ गई हूँ डॉक्टर की फीस भरते भरते। खांसी जुकाम ना अपने आप ठीक हो जाता है बेटा। चल, मैं तुझे काढ़ा बनाकर पिलाती हूँ। नीता भाभी, सुनीता, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। कल मैं और भैया गाड़ी के लोन के लिए बात करने बैंक जाने वाले हैं। आप दोनों ने तो कमाल ही कर दिखाया। जितना पैसा हमने आपसे 6 महीने में जमा करने के लिए कहा था, आप दोनों ने तो 3 महीने में ही जमा करके दिखा दिया। भाई, आप लोग तो गाड़ी डिजर्व करते हैं, मानना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा बेटा तूने।
गाड़ी के लिए पैसा जमा करने के लिए इन दोनों ने बहुत कुर्बानियां दी है। अरे अपने बच्चों की सेहत और पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करना हर औरत के बस का थोड़ी ना होता है। ये क्या कह रही है माँ जी आप? क्यों, क्या हुआ? सच सुनने की हिम्मत नहीं है क्या? गाड़ी तो तुम जरूर खरीदो बेटा, लेकिन पहले ये भी जान लो कि ये गाड़ी तुम किस कीमत पर खरीद रहे हो। इस गाड़ी के बदले में तुम क्या दांव पर लगा रहे हो ये जानना तो बनता है ना। इस गाड़ी की किस्त के लिए पैसा जमा करने के लिए तुम्हारी पत्नियों ने बच्चों के ट्यूशन और ताइक्वांडो क्लास बंद करवा दी। ट्यूशन बंद हो जाने के कारण तीनों बच्चों के एग्जाम में इतने कम नंबर आए हैं कि फेल होते होते बचे हैं तुम्हारे बच्चे। पूरा दिन ये मोहल्ले में धमा चौकड़ी मचाते हैं, जिसके कारण आस पड़ोस के लोग भी अब शिकायत लेकर घर आने लगे हैं। बच्चों को जो दूध पीने के लिए दे रहे हैं ना, उसमें आधा पानी होता है। घर में ना ढंग की चाय मिल रही है ना खाना। दाल खा खा कर मेरा यूरिक एसिड इतना बढ़ गया कि दर्द से मेरी जान निकल रही है। बच्चों को हर 5 से 7 दिन में खांसी, जुकाम और बुखार हो जाता है। तुम लोगों ने कभी सोचा क्यों हो रहा है ऐसा? अरे बेटा, जब ढंग से खाना पीना नहीं मिलेगा तो इनकी इम्यूनिटी तो कमजोर होगी ही ना। तुम्हारे बच्चे अंदर से कमजोर हो रहे हैं। पैसे बचाने के लिए ना तुम उनके लिए फल लाते हो, ना कोई हरी सब्जी उन्हें खाने दे रहे हो। दाल में भी पानी मिला रखा है और दूध भी पानी वाला। क्यों खिलवाड़ कर रहे हो अपने बच्चों की सेहत के साथ? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें दुनिया को दिखाने के लिए एक गाड़ी अपने दरवाजे पर लाकर खड़ी करनी है। अरे क्या गाड़ी में बैठकर दुनिया को अपनी रईसी दिखाना इतना जरूरी है कि तुम बूढ़ी माँ तो छोड़ो, अपने बच्चों की सेहत से भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो गए? अब ठीक कहती है माँ जी, अंधी हो गई थी मैं गाड़ी की लालच में। मुझे नहीं चाहिए ऐसी गाड़ी जिसके लिए मेरे बच्चों को खाने में आधा पानी डालकर खिलाना पड़े। ठीक कहा भाभी आपने, मुझे भी नहीं चाहिए गाड़ी। हमारे बच्चों का जीवन और इस घर की खुशियाँ गाड़ी से बहुत ज्यादा जरूरी है। नीता और सुनीता को अब अकल आ गई थी और इस तरह एक बार फिर मिडिल क्लास फैमिली की गाड़ी में बैठने के अरमान आंसुओं में ही बह गए।